सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, विधानसभा चुनाव 8 से 9 महीने में होने वाले हैं और उसके पहले एनडीए के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी का बयान सामने आता है कि हम मौका दिखा देंगे और उसके बाद चर्चा चलने लग जाती है कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्या जीतन राम मांझी को कहीं और से बुलावा आ गया है या फिर कोई और जीतन राम मांझी का कान भर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अब मजबूत खुद को दिखाना शुरू कर दीजिए, वरना जिस तरीके से आपको दरकिनार किया जा रहा है, वैसे में विधानसभा चुनाव में जो आपने मांग की है 20 सीटों की, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्या है इसके पीछे राज, कौन है जीतन राम मांझी के इस बयान के पीछे, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। साथ साथ डीके टैक्स का खुलासा भी तेजस्वी यादव करने वाले हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि किस डीके टैक्स का खुलासा करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं? बार बार डीके टैक्स का रट्टा लगाए हुए हैं। डीके टैक्स के बारे में तो सब लोग बोल ही चुके हैं, तेजस्वी भी बोल चुके हैं जी। अब जो नई बात है वो ये बात है कि तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि डीके टैक्स लिया कैसे जाता था जी। देखिए, नीतीश कुमार के शासन की यूएसपी रही है भ्रष्टाचार मुक्त शासन जी। ये उनकी खासियत है, उनकी सत्ता की, जो वो दावा करते हैं। जब उसी यूएसपी पर तेजस्वी यादव वार करेंगे डीके टैक्स के माध्यम से, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट जाएगा जो आरजेडी के थिंक टैंक समझ रहे हैं। इसीलिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, कुछ सबूत जुटा रहे हैं। उसके बाद एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे कि आखिर डीके टैक्स लिया कैसे जाता था जी। इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी का आज बयान पूरे दिन सुर्खियों में रहा, जहां उन्होंने खुलकर कहा है कि हम अब औकात दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की वो चर्चा करते हैं कि वहां हमें टिकट नहीं दिया गया, दिल्ली में टिकट नहीं दिया गया, तो किसको औकात दिखाएंगे? क्या नीतीश कुमार से नाराज है, नरेंद्र मोदी से नाराज है, या फिर चिराग पासवान से ये बदला लेंगे? क्योंकि चिराग पासवान को झारखंड में टिकट दिया जाता है और दिल्ली में वो टिकट मांगते हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन वहां भी उन्हें टिकट मिल गया है और पहली बार दिल्ली से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में किसको औकात दिखाने की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी? देखिए, दलित सियासत की बात है कि दलित सियासत कौन करेगा बिहार में, झारखंड में, जो आसपास का राज्य है। तो जिस तरह से जो बात आप वंदना जी कर रही है कि एक सीट झारखंड में दे दिया गया, दिल्ली में भी दे दिया गया, दिक्कत चिराग पासवान को लेकर है, जीतन राम मांझी को। नरेंद्र मोदी, भाजपा या बहुत हद तक नीतीश कुमार से भी उनको समस्या नहीं है। समस्या यही है कि भाई आप हमारे ऊपर चिराग पासवान को वेटेज क्यों दे रहे हैं? दलित के सबसे बड़े नेता हम हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं, चिराग पासवान अपना दावा करते हैं। तो लेकिन जब सीट देने की बारी आई तो सीट तो मिल गई चिराग पासवान को, ये तो देखते रह गए। इसीलिए जो आप इतना सख्त बयान देख रहे हैं जीतन राम मांझी का, इसके पीछे यही है कि बिहार में हम ऐसा होने नहीं देंगे। यानी अगर चिराग को आप सीट दे रहे हैं तो उस अनुपात में आपको हमको भी सीट देना पड़ेगा जी। पर बहुत खुलकर जीतन राम मांझी ने ये बात कही है। वो नाराज भी हो सकते थे, घुमा फिराकर बात भी कर सकते थे, लेकिन वो एनडीए को लेकर जिस तरीके से खुलकर बात कर रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या पीछे से कोई उनसे ये सारी चीजें बुलवा रहा है, या फिर ये कह रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले अपना एक जगह बना लीजिए, नहीं तो चिराग पासवान आपको ऐसे ही साइडलाइन करते जाएंगे? कौन हो सकता है इसमें? देखिए, दबाव की राजनीति है, चल रही है। जीतन राम मांझी अपना ग्राउंड सेट करना चाह रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के पहले। दिलीप जायसवाल कहते हैं फार्मूला तैयार है, जो फार्मूला है उसमें इनको 6 सीट 7 सीट से ज़्यादा मिलने को रहा। मांग ज़्यादा की हो रही है, अब देख ही रहे हैं 20 सीट की मांग हो रही है। तो अभी से अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो फिर वो संख्या बढ़ेगी कैसे, 10 से ऊपर जाएगी कैसे? तो ये इनकी रणनीति है और इसका फायदा उठा रहे हैं लालू प्रसाद। अब क्या कर रहे हैं? लालू प्रसाद ने एक ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन मांझी, और जो हमारे पास खबर है उसमें पशुपति कुमार पारस को लगाया गया है कि पारस बाबू, मांझी जी आपके इतने अच्छे मित्र हैं, आप उनको
महागठबंधन में लेके आइए। तो पारस जी अपने हिसाब से अपनी सेटिंग कर रहे हैं। अब क्या नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की चीज़ है, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा कि उनको सीटें चाहिए। वो दबाव की राजनीति के खिलाड़ी हैं, वो दबाव बनाएंगे। ऐसा नहीं कि वो एनडीए छोड़ने के बहुत मूड में हैं। मंत्री हैं वहाँ, पुत्र यहाँ पर मंत्री हैं, फिर चुनाव हो ही रहा है तो आगे की मुकाम भी अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संख्या 10 से ऊपर कैसे जाएगी, इसी के लिए ये बयान है। धोखेबाज तक उन्होंने कह दिया, अपने ही सहयोगियों को धोखेबाज कह रहे हैं। इसका मतलब गुस्सा, दिल में गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। क्या भाजपा मुकेश सहनी को चुनाव के पहले अपने साथ ले लेगी, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, वो तो अमित शाह ने ही इशारा कर दिया दही चूड़ा भोज में कि मुकेश सहनी अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जो वोट है सहनी समाज का, भाजपा चाहती है कि विधानसभा चुनाव में वो बटे नहीं, एक मुश्त वोट एनडीए के खाते में, बीजेपी के खाते में आए। इसीलिए मुकेश सहनी को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से भाजपा देखती है। यंग चेहरा है, पार्टी चला रहे हैं, पार्टी चल ही रही है ढंग से। तो बीजेपी सोचती है कि मुकेश सहनी का अलग फ्रंट नहीं खुले, मुकेश सहनी को अपने एंड में लाया जाए और तेजस्वी को कमज़ोर किया जाए। और ख़ासकर सहनियों की जो ताकत है, जिसको गोलबंद किए हैं मुकेश सहनी, उस ताकत का फ़ायदा 25 के चुनाव में उठाया जाए। इसीलिए एनडीए के तरफ से तो खुला ऑफर है। अब मुकेश सहनी को तय करना है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एनडीए खासकर भाजपा जी एकदम दिल से चाहती है, कोई हवा वाली बात नहीं है, दिल से चाहती है कि मुकेश सहनी एनडीए के पार्ट हो जाए। सर, क्या लगता है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के दौरान तस्वीरें सामने आई थी तो मुकेश सहनी और तेजस्वी के बीच काफ़ी नज़दीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गया है तो उसके बाद बहुत कम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां दोनों एक साथ नजर आए। तेजस्वी महागठबंधन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मुकेश सहनी इस बुलावे को स्वीकार करेंगे? देखिए, लोग तो आपने ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव में जितनी नज़दीकियाँ थी, फिर अभी बाई इलेक्शन हुआ, तिरहुत का चुनाव हुआ, कई मौके आए, उसमें वो गर्मजोशी वाली बात नहीं थी दोनों नेताओं के बीच में, जो बॉन्डिंग वाली बात होती है। लेकिन सामने 25 का चुनाव है, मुकेश सहनी के पास ही मौका है अपने पार्टी को बिहार में इस्टेब्लिश करने का। विधायक अगर नहीं होंगे, 8-10 विधायक नहीं जीत के आएंगे तो फिर पार्टी का कोई मतलब ना। अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3 सीट सब चुनाव हार गए, विधानसभा में हार जा रहे हैं। तो इस बार ये चाह रहे हैं बहुत गंभीरता से कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव बिहार विधानसभा में रहें। इसीलिए बहुत ठोक बजा के अपनी चीज़ों को पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरी तरह से महागठबंधन और तेजस्वी के साथ वो एकदम खड़े होंगे आंख बंद करके। वो नफ़ा नुकसान तौलेंगे। अगर उनको लगेगा कि एनडीए के पार्ट में आने से हमारे ज़्यादा जीत सकते हैं, हमको सीट ज़्यादा मिल सकती है, तो वो पाला बदलने में भी मिनट भर भी देर ना करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी या फिर चिराग पासवान मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो खबर है वो ये है कि जीतन राम मांझी से पशुपति कुमार पारस लगातार कांटेक्ट बढ़ा रहे हैं और उनके कहने पर ही ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब जीतन राम मांझी की जो मांग है वो पूरी होती है, उन्हें मनाया जाता है, उन्हें चिराग पासवान से ऊपर लाया जाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बाकी बिहार की राजनीति आगे जिस ओर मुड़ेगी वो तस्वीरें भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।